गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये इसके अंदर अगर हम करंट की ज़्यादा वैल्यू पास करा दें या वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई कर दें तो ये जल जाएगा। तो कभी भी गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना हो तो प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। फायदा ये होता है कि कभी भी करंट की अगर बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो उस करंट की वैल्यू का एक बड़ा शेयर जो होगा वो इस लो रेजिस्टेंस में से पास कर जाएगा। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना हो तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, तो ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक। अच्छा, अब अगर इसी गैल्वेनोमीटर को किसी हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना हो तो इसी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दें। आप जानते हो कि सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो कभी भी अगर बहुत हाई वोल्टेज आ जाएगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज का जो बड़ा रेशो होगा वो हाई रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा और गैल्वेनोमीटर इस तरह जलने से बच जाएगा। तो अगर मैं एक बहुत हाई रेजिस्टेंस 1 किलो ओम इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस and this high resistance is connected in series with galvanometer, then it will protect this galvanometer from high voltage. And if you connect a very small resistance in parallel with the galvanometer, then obviously it will protect from high value of current. So the right answer is B. Question number 3, the right answer is B. And now it is question number 5. In this question number 5, a stone is dropped from a height of 20 meters. Then obviously its speed is increasing. But as it hit the water surface, यहाँ पे इसने वाटर सरफेस को हिट कर दिया। जैसे ही हिट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में एक जबरदस्त किस्म का रिटार्डेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद ड्यू टू द फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, जो इस पत्थर की वेलोसिटी है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ लेगी। तो जहां टर्मिनल वेलोसिटी इसने पकड़ी हुई है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी वो रीजन है जिसके अंदर वो पानी को हिट कर चुका है और अब पानी के अंदर वो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा है। ठीक है जनाब। तो जो पानी के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका एरिया आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन 2 सेकेंड का है, वेलोसिटी 5 पे चली गई है, 2 5 10। तो ये 10 मीटर जा चुका होगा बिलो, 10 मीटर जा चुका होगा बिलो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ये 10 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर कर लेना है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है जनाब, तो ये इसका आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, we have asked question number 7. In this question number 7, it is given that force is increased and you are given the graph of momentum, and you know that force is the rate of change of momentum, or in easy wording, the gradient of momentum. The gradient of momentum is force. So in this question it is given that resultant force is increasing. Sir, if the force is increasing, obviously the gradient of momentum will increase. In all the given option, if you check the only in option A, sorry, in option A the gradient is decreasing. If a graph having tendency to be a horizontal, gradient decreasing, it has constant gradient, it has gradient decreasing because it has a tendency to be horizontal. But only the graph B having tendency to be vertical, and vertical means its gradient is increasing. So if the force is increasing, it means gradient is increasing. बड़ा सेम वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन नंबर 30 में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इस क्वेश्चन में आप देखिए तो वाई एक्सिस पे उसने लेमडा को रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा को रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको लेमडा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बना लूँ तो एक ग्रेडियंट की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जनाब, और इधर रह जाएगा ओनली डी। ठीक। अब आप जानते हैं इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइन्स पर एम एम, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स पर एम एम। तो नंबर ऑफ लाइन्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी। तो डी की जगह 1/n लिख दिया। स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है ऑर्डर नंबर सेकंड है। ठीक। लेमडा और साइन थीटा की वैल्यू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम कोई सी भी वैल्यू उठा लें, मेरे ख्याल में ये वैल्यू बड़ी अच्छी सी लग रही है मुझे। साइन थीटा इज 0.4 एंड कॉरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। ठीक। इसको रेसिप्रोकल कर ले। जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.4 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और एक्सपोनेंट -9 में ये 2 0 मिला लें तो -7 हो जाता है। उस -7 को जानबूझ के मैंने -4 और -3 में ब्रेक कर दिया है। अच्छा, ये वाला जो नंबर है ना, इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा।
और जो मैंने नीचे जानबूझ के एक्सपोनेंट -3 छोड़ा है, तो ये एक्सपोनेंट -3 मिली का प्रीफिक्स हो गया और मिलीमीटर के अंदर वैल्यू दे देगा। तो 400 लाइंस पर mm का रिजल्ट आ जाएगा अगर आप एक्सपोनेंट -3 को अलग से छोड़ दें तो। इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ए। उसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा है, दैट इज 39। दैट इज 39। 39 क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स है, कोई भी अपने पास से नंबर ले लें। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर इसका मैंने ले लिया 100, ऐसी नंबर लिया मैंने, ठीक। और एटॉमिक मास मैंने ले लिया 200। अच्छा, इसमें से अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल इमिट करवा दूं तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर जो मास होता है आपको पता है 4 डिग्रीज हो जाता है, और ये वाला जो नंबर होता है ये 2 डिग्रीज हो जाता है। अच्छा, मैंने इसका बनाना है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर का सेम होना, ठीक है ना। आइसोटोप बनाना है, अगर मैंने आइसोटोप बनाना है तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, और अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा तो एटॉमिक नंबर को 98 से दोबारा 100 पे लेके जाना है। तो आपको पता है बीटा पार्टिकल इमिट करने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर मैं इसमें से दो बीटा पार्टिकल इमिट करवा दूं तो दो बीटा पार्टिकल इमिट कराने पे ये एक नया एलिमेंट बन जाएगा, और इस नए एलिमेंट का एटॉमिक मास तो वही रहेगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 इंक्रीज कर दें तो ये बन गया Z। तो एटॉमिक नंबर वापस आ गया वही, सेम एटॉमिक नंबर होना, डिफरेंट मास नंबर होना, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और आइसोटोप जब बन रहा है जब आप इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट करा रहे हैं और दो बीटा पार्टिकल इमिट करा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। थैंक यू।